हेलो एवरीवन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है वो हमारी पार्ट 3 वीडियो होने वाली है। किस चीज़ की? तो अगस्त 2021 से जुलाई 1 2022 तक की जो हमारी एसपीडी की 800 एमसीक्यू सीरीज चल रही है ना, उसकी ये पार्ट 3 वीडियो है। इसके पहले पार्ट 1 पार्ट 2 आ चुकी है, जिसमें हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देखा है और एमसीक्यू भी सॉल्व किया है। ठीक है। और पिछले वीडियो से हमने क्या किया है कि पिछले 2-3 सालों का जो क्वेश्चन आया है करंट अफेयर का, वो भी हम डिस्कस कर रहे थे। तो पिछले वीडियो में 67 बीपीएससी कर लिया है हमने। इस वीडियो में 66 बीपीएससी को भी डिस्कस करेंगे, उससे करंट अफेयर क्वेश्चंस को। और उसके बाद हम यहाँ क्विकली मूव करेंगे अपने एमसीक्यू पार्ट पे। और वीडियो शुरू करने के पहले एक चीज़ और कि मैंने अभी देखा है कि ज्वाइन बटन भी इनेबल हो चुका है। तो आप अगर इस कंटेंट को मेरे जो भी अभी तक मैंने पढ़ाया है, अगर आपको अच्छा लगा हो, हेल्प किया हो, तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ज्वाइन बटन से ज्वाइन होकर, या फिर थैंक्स बटन भी है वो भी आप कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो यूपीआई भी कर सकते हो। ये बीपीएससी बाबा @UPI करके है, कोई फोर्स नहीं है, इट्स जस्ट ऑन योर विल। ओके, चलिए अभी क्या है, पहले मैंने एक करेंट अफेयर का वीडियो बनाया था कि एनालिसिस पार्ट बताया था कहाँ कहाँ से आ रहा है। तो फिर से मैं अभी इस पेज को मैंने प्रिंट आउट निकाल लिया था, आप भी निकाल लेना चाहो तो वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है। इसमें क्या है कि मैंने बताया था कहाँ कहाँ से वो पूछ रहे हैं। तो देखिए, सबसे ज़्यादा फोकस फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इंटरनेशनल इवेंट्स पे जो बहुत न्यूज़ में थे वो हमको देखना है। उसके बाद जो हमारा गेम्स पार्ट हो गया, रिसेंट में जो भी हुए हैं रिकॉर्ड गेम, जैसे रिसेंट गेम्स हो गया, रिकॉर्ड्स मेड या ब्रोकन हो गया, वुमेन इन न्यूज़, अगर वुमेन कोई न्यूज़ में है कोई भी स्पोर्ट्स से, तो आपको याद रखना है। अपॉइंटमेंट अगर हुआ है, अवार्ड्स मिला है, प्लस मेजर नेशनल इवेंट्स, ये आपको अच्छे से देखना है। डिफरेंट चेयरमैन्स हो गए हमारे, अलग अलग नेशनल जो हमारे प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके, फिर एमओयू जो साइन हुआ है सेंटर स्टेट के बीच में, या एक्शंस बाय पीएम एंड प्रेसिडेंट, या फिर अदर हाई प्रोफाइल इवेंट्स हो गया, वो हमको देखना है। साथ ही साथ ये जो 3 क्वेश्चन हमारे 3, 2, 5 ऐसे हमारा ऑन एन एवरेज 2 से 3 क्वेश्चन हर बार पूछ रहे हैं, वो क्या है? डिफरेंट स्टेट्स एक्शन इनिशिएटिव से एमओयू जो न्यूज़, ठीक है ना, स्टेट्स जुड़ा हुआ कोई इवेंट है बहुत न्यूज़ में रहा हो, तो वो हमेशा पूछ रहे हैं ये। तो हम अब 66 बीपीएससी जो पूछा हुआ है करंट अफेयर वो देखते हैं। देखिए, 31 क्वेश्चन से लेके 60 क्वेश्चन तक पूछा हुआ इन्होंने। ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन इन्होंने स्पोर्ट्स से पूछ लिया है, देखो स्पोर्ट्स कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट से, ये भी स्पोर्ट्स का हो गया। फर्स्ट पोजीशन लंदन मैराथन में किसने, ये भी हमारा स्पोर्टिंग इवेंट हो गया। फिर एमएस धोनी के साथ कौन ऑल क्रिकेटर रिटायर हुए हैं, ये भी हमारा स्पोर्ट्स इवेंट हो गया। यानी कि 4 क्वेश्चन तो यहाँ स्पोर्ट्स से बन गए। ठीक है। और मैंने क्या बताया था आपको, बताया था कि गेम्स, देखो गेम्स पार्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन देखें तो इसमें आता है नेशनल अपॉइंटमेंट से पूछ रहे हैं उन्होंने कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में किसने किया है। इसके पहले हमने देखा था 67 बीपीएससी में इसरो के चेयरमैन के बारे में पूछ लिया था, है ना। तो ये नेशनल अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट है। फिर पूछा है चेयरमैन ऑफ डिफेंस रिसर्च यानी कि डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है, देखिए फिर अपॉइंटमेंट से पूछ लिया उन्होंने। लेकिन वो अपॉइंटमेंट हैं जो कि नेशनल लेवल के हैं हमारे, यानी कि जिससे कि नेशनली इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जो है ना, उनमें जो अपॉइंट हुए हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे आता है कि किनको शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड दिया गया, या अवार्ड से 1-2 क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं, आप देख सकते हो, ज़्यादा जोड़ मत डालना। तो अवार्ड से 1 क्वेश्चन हो गया। फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आता है कि नोबेल प्राइज़ जो है वो इनको किनको मिला है। तो चूँकि नोबेल प्राइज़ एक इंटरनेशनल इवेंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइज़ होता है ये, तो इससे जुड़े जो पर्सनैलिटी होते हैं, तो ये इंटरनेशनल इवेंट से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो फिर क्वेश्चन आया है कि आयुष्मान खुराना को टाइम्स मैगजीन ने मोस्ट इन्फ्लुएंस में पूछा, यानी कि इंटरनेशनल इवेंट हो गया जो कि पूछा हुआ है। फिर इन्होंने पूछा है कि ब्लू फ्लैग जो हमारा सर्टिफिकेशन होता है वो कितने बीचेस को मिला है। ये हमारा नेशनल लेवल का इवेंट हो गया। कितने जो हमारे, ये बेसिकली ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन डिफरेंट बीचेस को मिलते हैं, जो हमारे ईस्टर्न वेस्टर्न कोस्टल हमारे स्टेट्स हैं ना, तो उनमें जो भी बीचेस जो हमारे सेटिस्फाई करते हैं इकोसिस्टम और इकोलॉजिकल बैलेंस को, उसके तहत दिया जाता है ये। ठीक है। फिर आगे रामविलास पासवान, उन्होंने, अब ये रामविलास पासवान क्यों पूछा है, क्योंकि उनकी उस 2020 में उनकी मृत्यु हुई थी, तो ये नेशनल इवेंट बन गया था, जो कि नेशनल लेवल पे वो एक्टिव पॉलिटिशियन भी थे। ठीक है।
फिर कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बिहार के लिए, बिहार स्पेशल से जुड़ा हुआ करंट अफेयर हो गया, तो अलग से हम देखते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है, ये भी बिहार स्पेशल से जुड़ा हुआ है, ये भी बिहार स्पेशल है। फिर यहाँ आते हैं इंटरनेशनल इवेंट, देखिए पूछा हुआ है क्वाड का कौन सा मेंबर नहीं है, तो क्वाड हम सबको पता है, क्वाड क्या है, एक 4 कंट्री का हमारा एसोसिएशन, मतलब एक ग्रुप है चाइना को काउंटर करने के लिए, तो इंटरनेशनल इवेंट से पूछ लिया है। देखिए फिर अगर हम क्वेश्चन देखें तो यहाँ देखो इस पेज में सारे के सारे इंटरनेशनल इवेंट से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। देखिए जैसे कि पूछा ब्रिक्स का जो हमारा समिट हुआ था उसमें कौन सा मिनिस्टर ने वर्चुअल मीटिंग को लीड किया था इंडिया तरफ से, इंटरनेशनल इवेंट है ये। फिर आसियान समिट जो हुआ था वो कहाँ हुआ था वर्चुअली, ये भी इंटरनेशनल इवेंट है। फिर ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स ये जो निकला है इसमें कौन, तो ये भी हमारा एक इंटरनेशनल रैंकिंग होता है, तो इंटरनेशनल इवेंट से जुड़ा हुआ है ये रैंकिंग से। फिर यूएसए में ऑपरेशन मार्गा, ये इंटरनेशनल इवेंट है, यूएस सुपर पावर है, उसके द्वारा एक कोई फेमस एक्टिविटी होता है तो वो न्यूज़ में आ जाता है, तो इंटरनेशनल इवेंट ये है। इसके 67 में क्या पूछा था यूएस से जुड़ा हुआ कि लास्ट ट्रूप जब अफगानिस्तान से निकला था वो कौन था, यानी कि यूएस से डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ही लेता है ये, ठीक है। उसके बाद आप देखो तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन से अरब स्टेट ने न्यूक्लियर पावर प्लांट, यानी कि इंटरनेशनल इवेंट हो गया ये। और उसके बाद देखो फर्स्ट अरब स्टेट टू साइन पीस डील विद इजराइल, ये भी इंटरनेशनल इवेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो आप यहाँ तो कह रहा है कि विद एज्यूम्ड इंटरनेशनल आईएलओ में चेयरमैनशिप किसको मिला 2020 से 2021, तो ये इंटरनेशनल इवेंट है, लेकिन ये ऐसा इवेंट है जो इंडिया को अफेक्ट कर रहा है, इसलिए हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे इंटरनेशनल इवेंट ये हो गया। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है ऑपरेशन माई सहेली, तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। रेलवे किसके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्रीज अगर कुछ ऑपरेशन कर रही हैं तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से पूछा है इन्होंने। फिर उसके बाद अगर हम एनालिसिस करेंगे तो आता है कि हमारा फिटनेस की डोज, हम ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्कीम है खेलो इंडिया, है ना, उसके तहत ये पूछा हुआ है। फिर आता है कि पीएम साहब ने, पीएम मोदी जी ने विजय राजे सिंधिया के, मतलब कि उनसे जुड़ा इवेंट है ये, ठीक है ना, 100 रुपये के सिक्के उन्होंने जारी किया था, तो पीएम से जुड़ा कोई भी इवेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आता है कि ची लुपू जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ये अवार्ड उस समय हमारा न्यूज़ में था इसलिए पूछा हुआ है, और चूंकि ये स्टेट से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो स्टेट्स की अगर हम बात करें तो स्टेट से जुड़ा हुआ कोई भी एक्शन अगर है न्यूज़ में है तो वो हमको, जैसे कि नेशनल वाटर अवार्ड इस बार मिला है किसको मिला, यूपी को पहला मिला है। फिर उसके बाद हम नीचे जाएंगे आपको उड़ीसा में, तो उड़ीसा में भी एमएसएमई अवार्ड उनको मिला है, बिहार को सेकंड मिला है, तो ये सब अवार्ड जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए, ठीक है। फिर आता है मिसलेनियस पार्ट है, किसान धन, ये बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ है। फिर आता है हमारा कोविड-19 रिस्पॉन्स में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे किसने, ये भी इंटरनेशनल इवेंट है, इंदिरा गांधी हवाई, जो हमारा है ना हवाई अड्डा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, उसने पहला ऐसा किया था जो काफ़ी न्यूज़ में था, क्योंकि ये 2020 का ही सारा इवेंट पूछा हुआ है ना, उस समय कोविड चल रहा था। फिर यहाँ पे आया राफेल फाइटर जो अम्बाला एयरबेस पे आया था, ये इंटरनेशनल इवेंट था, और ऐसा इवेंट जो इंडिया को अफेक्ट कर रहा था, तो ये न्यूज़ में था, पूछ लिया है। एंटी रेडिएशन मिसाइल, ये तो हमेशा मिसाइल से डीआरडीओ या इसरो के द्वारा कोई भी लॉन्च होता है वो न्यूज़ में रहता है, पूछ लेता है ये। तो ये हमारा इसका पूरा एक एनालिसिस था 66 बीपीएससी का, ठीक है। अब हम देखते हैं 230 के आगे, चलिए अभी हम देखते हैं 232। सबसे पहले 232 क्वेश्चन, इसमें क्या कहता है, तमिलनाडु गवर्नमेंट है रिसेंटली अनाउंस टू सेलिब्रेट इक्वलिटी डे। तो इक्वलिटी डे जो है वो हमारा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के जन्मदिन के दिवस पे मनाया जाएगा, यानी कि 14 अप्रैल को, याद रखिएगा। फिर अम्बेडकर जयंती कब मनाया जाएगा, तो 14 अप्रैल को मनाया जाएगा, ये आप याद रखिएगा। फिर है हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन। अब देखिए न्यू चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये हमारा क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि एक इम्पॉर्टेंट हमारा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, तो इनका चेयरमैन याद रखेगा, ठीक है, डॉक्टर मनोज सोनी। क्योंकि अभी हमने क्या देखा, डीआरडीओ का पूछ लिया इन्होंने, नेशनल स्कूल ड्रामा का पूछ लिया, इसरो का पूछ लिया, हो सकता है इनका पूछ ले, है ना। तो ये हमारा कौन है, डॉक्टर मनोज सोनी। अब यूपीएससी के बारे में थोड़ा जान जाइए। यूपीएससी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, यानी कि जो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में वो हमारा दिया गया था, हमने बाद में एक्ट के थ्रू नहीं लाया है, ठीक है ना। ये आर्टिकल 315 से 323 तक होता है। 315 आर्टिकल जो होता है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यूपीएससी को डिफाइन करता है। 316 अपॉइंटमेंट हो गया, एंड 317 क्या होता है, रिमूवल होता है। इनका टेन्योर 6 साल का होता है या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज तक होता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद जो नियम इंपॉर्टेंट है कि शहबाज शरीफ रिसेंटली वो इलेक्ट हुए हैं, वो क्या है, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हमारे इलेक्ट हुए हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट प्लेयर टू बी रिटायर्ड आउट इन आईपीएल क्रिकेट, वो रविचंद्रन अश्विन है, पहले क्रिकेटर हैं जो आईपीएल क्रिकेट में बीच में ही रिटायर अपने आप को कर दिए थे, ठीक है। इसके बाद आता है F1 ग्रांड प्रिक्स, ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है, तो वो चार्ल्स लेकरैक ने जीता है, ठीक है।
देखिए F1 क्या है, फार्मूला 1 रेस होता है। फार्मूला 1 क्या होता है कि हमारा रेसिंग कार होता है ना, कार रेसिंग, हाई स्पीड कार रेसिंग, सिंगल सीटर गेम होता है। इसमें हमारा फेमस प्लेयर अगर इंटरनेशनल का आप देखोगे तो सेबेस्टियन वेटेल हो गए, फिर माइकल शुमाकर हो गए, लुइस हैमिल्टन हो गए, ये सब फेमस प्लेयर्स हैं, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स इसी तरह हंगेरियन होता है और भी यूएस का होता है, लेकिन सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जो जिस वक्त फेमस न्यूज़ में है वो याद रखिए। तो ऑस्ट्रेलियन किसका है, चार्ल्स लेक्रेक। उसके बाद आता है फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव टू गिव लीगल राइट्स टू वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल को लीगल राइट किसने दिया है, तो याद रखिएगा इक्वाडोर। इक्वाडोर कहाँ है, साउथ अमेरिका में। इसका मतलब क्या है, लीगल राइट का मतलब क्या है, मतलब कि जैसे हमारे अपने लीगल राइट से कि कोई हमें कैप्चर नहीं कर सकता है, कोई हमें ट्रैफिक नहीं कर सकता है, कोई हमको बेच नहीं सकता है। पहले था ना कि आदमी को बेचते थे, स्लेवरी सिस्टम था। ऐसे ही जानवरों का भी है कि उनको भी आप हंट नहीं कर सकते, ट्रैफिक नहीं कर सकते, ट्रेड नहीं कर सकते इलीगली, ठीक है। लीगली एंड इवन लीगली उनको लीगल फ्रेमवर्क दिया गया वहाँ पे। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है दुनिया के लिए। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि हु वाज ऑनर्ड द फर्स्ट लता मंगेशकर दीनानाथ अवार्ड। किनको मिला है, तो नरेंद्र मोदी साहब को मिला है लता मंगेशकर दीनानाथ अवार्ड। लता मंगेशकर की मृत्यु हुई थी कब, 2022 में, फरवरी, इसी साल फरवरी में। 92 उनकी उम्र हो रही थी और वो चली गई, स्वर्गवास हो गया उनका, ठीक है। तो याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन आता है हमारा कि इसके बाद यहाँ है मेन सिंगल्स टाइटल इन मियामी ओपन। देखिए ऐसे तो बहुत सारे ओपन होते हैं, आप कितना, लेकिन मेन 4 याद रखो, इसको आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पूछ लिया तो याद रखिएगा। मेन सिंगल्स टाइटल इन मियामी ओपन, कार्लोस अल्काराज, ठीक है ना। देखिए ऑस्ट्रेलियन होता है, फ्रेंच होता है, विंबलडन होता है, यूएस होता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था क्या डिफरेंस है चारों में, अच्छे से बताया था, बहुत शॉर्ट में, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आते हैं टाइटल ऑफ आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विमेंस से जुड़ा हुआ है और वर्ल्ड कप भी है। तो ये कहाँ 12th एडिशन था आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप 2022। ये न्यूजीलैंड में हुआ था, ठीक है, न्यूजीलैंड में हुआ था। और इसका विनर थी हमारे ऑस्ट्रेलिया और रनर था इंग्लैंड। याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे ज़्यादा 7 टाइम्स वर्ल्ड कप जीता है, फीमेल वर्ल्ड कप। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद आता है सरस्वती सम्मान जो है ना, वो किस ईयर दिया गया, इस ईयर किसको, 2021 में किसको दिया गया है, तो वो दिया गया है रामदर्श मिश्रा जी को दिया गया है। अब देखिए सरस्वती सम्मान क्या होता है, ये बेसिकली पोइट्स को मिलता है लिटरेरी प्रोज के लिए, जो वो मतलब पोइटिक अंदाज में लिखते हैं ना, और वो किस भाषा में लिखते हैं। तो जो हमारा स्केड्यूल 8 है, पॉलिटी में आप पढ़ोगे, स्केड्यूल 8 में 22 लैंग्वेजेज हैं। तो 22 लैंग्वेज में से किसी भी एक लैंग्वेज में जो भी लिखा हो और वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगा तो उनको सरस्वती सम्मान अवार्ड मिलता है। पहला 1991 में हुआ था, और पहला जो वॉन हुआ था वो किनको मिला था, हरिवंश राय बच्चन जी को सरस्वती सम्मान अवार्ड मिला था पहला। अब यहाँ पे ये लैंग्वेज से जुड़ा हुआ मुद्दा है, यानी कि स्केड्यूल्ड लैंग्वेज से। तो स्केड्यूल्स के बारे में थोड़ा जान लीजिए। स्केड्यूल 8 में हमारा आता है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो 8th स्केड्यूल है उसमें 22 लैंग्वेज के बारे में कहता है। तो इनिशियली जो है ना वो हमारा 14 लैंग्वेज था कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या था, 14 लैंग्वेज। उसके बाद जैसे मैं आप लोग को दिखाता हूँ यहाँ पे 21st अमेंडमेंट जब हुआ था ना 1967 में, तो सिंधी को ऐड किया गया। उसके बाद 71st अमेंडमेंट 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को ऐड किया गया। और 92nd अमेंडमेंट 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को ऐड किया गया। बोडो कहाँ का है, असम। संथाली 1856 में हुआ था रिवोल्ट, पता है ना, संथाल रिवोल्ट। उसको किसने फाउंड किया था बताइएगा। 1857 के रिवोल्ट के जस्ट पहले हुआ था संथाली रिवोल्ट, ये संथाल रिवेलियन। बताइएगा कहाँ हुआ था, कौन इसके फाउंडर थे मेन, ठीक है, पूछता है, हमेशा पूछा हुआ है बीपीएससी में। और इवन बीपीएससी मेंस में भी संथाली रिवोल्ट पर लिखने के लिए आपको अच्छा खासा आएगा, 3-4 पेज भरने होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो टोटल कितने लैंग्वेज हैं, 22 लैंग्वेज हैं स्केड्यूल 8 में। अभी इनिशियली 14 थे, बाद में 8 ऐड हुए हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें कह रहा है कि विक्टर ऑर्बन बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ हिज कंट्री 4th टाइम। ये 4थी बार बने हैं। देखिए ऐसे तो न्यूज़ नहीं होता, लेकिन ये 4थी बार बने हैं, इसका मतलब ये बहुत ही पॉपुलर लीडर हैं। तो याद रखिएगा विक्टर ऑर्बन जो है वो 4थी बार बने हैं प्राइम मिनिस्टर। तो ये कहाँ के, हंगरी के हैं। फिर आता है क्वेश्चन, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म अवार्ड जो है वो किसको, फीचर फिल्म जो है वो किसको मिला है, तो ये अवार्ड 2019 बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म अवार्ड 2022 किसको मिला है, तो ये ड्राइव माई कार को मिला है। जापानीज फिल्म है, याद रखिएगा। फर्स्ट 1929 में ऑस्कर की जो पहली अवार्ड थी वो 1929 में मिली थी। इस बार जो बेस्ट फिल्म किसको मिला है, ड्राइव माई कार को मिला है। इसके बाद आता है क्वेश्चन कि स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियन 2022 को जीता है, तो ये जीता है पीवी संधू। याद रखिएगा स्विस ओपन, स्विस का मतलब क्या, स्विट्जरलैंड के जो लोग होते हैं उनको स्विस पीपल बोलते हैं। तो स्विट्जरलैंड ओपन पीवी संधू ने जीता है 2022 का।
मेंस में जोनाथन क्रिस्टी हैं, वो जीता है स्विस ओपन मेंस में। फीमेल्स में पीवी सिंधु। इसके बाद आता है रिसेंटली अनाउंस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी डिक्लेयर नेशनल डॉल्फिन डे। नेशनल डॉल्फिन डे कब मनाया जाएगा? तो 5 अक्टूबर को नेशनल डॉल्फिन डे मनाया जाएगा। कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा? तो बाई मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अब इससे थोड़ा सा एक चीज़ याद रखिएगा, जो इंडिया का जो हमारा जो फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है वो पटना में बना है, ठीक है। और विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी ये भी कहाँ है? तो भागलपुर में है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा। नेशनल डॉल्फिन डे कब डिक्लेयर किया गया है? 5 अक्टूबर को, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट कि हु हैज़ बिन न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया रिसेंटली। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू फॉरेन सेक्रेटरी, क्योंकि इसके पहले इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट से भी पूछ चुका है ना। तिरुमूर्ति पिछले बार पूछे हुए हैं, कौन थे वो? यूएन के रिप्रेजेंटेटिव बनने गए थे। तो ऐसे ही हमारा न्यू फॉरेन सेक्रेटरी कौन है इंडिया का? अभी विजय मोहन क्वात्रा को बनाया गया है, जो कि IFS रह चुके हैं 1988 बैच के। इसके बाद है न्यू प्रेसिडेंट ऑफ NABH के हमारे जो न्यू प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? महेश वर्मा। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो इसके डायरेक्टर जनरल कौन बनाए गए हैं? तो डॉक्टर S राजू बनाए गए हैं, ठीक है। अब इसी से जुड़ा हुआ लग रहा है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। नाम तो वैसे ही मिलता जुलता है, हालांकि दोनों डिफरेंट हैं। तो ASI के बारे में जान लीजिए। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वो क्या था? 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। और फिर 1902 में एक फेमस और थे हमारे, कौन थे? जॉन मार्शल, उनको भी डायरेक्टर जनरल बनाया गया था। तो याद रखिएगा 1861 में ASI बना था, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अगर हम बात जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी कौन है? तो वह है डॉक्टर S राजू। फिर आता है क्वेश्चन कि BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द 2021 अवार्ड किसको मिला है? तो मीराबाई चानू को मिला है। याद रखिएगा मीराबाई चानू को। मीराबाई चानू वेट लिफ्टर है, 24 ईयर्स की एज है इनकी, बहुत कम उम्र है और वेट लिफ्टर है, बहुत अच्छा खासा मेडल आ चुके हैं इंडिया के लिए। ये बिलोंग करती है मणिपुर से, याद रखिएगा मणिपुर से, ठीक है। इसके बाद आता है कि द बर्थडे ऑफ आनंदी गोपाल जोशी सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द 31 मार्च। किस लिए मनाया गया? क्योंकि इंडिया के फर्स्ट वुमेन डॉक्टर थी, ठीक है, आनंदी गोपाल जोशी। फिर क्वेश्चन आता है कि CEO ऑफ अमेरिकन कुरियर सर्विस कंपनी फेडेक्स, कौन से इंडियन जो है वो फेडेक्स कंपनी जो अमेरिकन कुरियर सर्विस कंपनी है उसके चेयरमैन बने हैं? तो वो हैं राज सुब्रमण्यम। याद रखिएगा, इंटरनेशनल इवेंट है अफेक्टिंग इंडिया। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि हमारा क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो अपना फाउंडेशन डे कब सेलिब्रेट करता है? तो वो 1 अप्रैल करता है। क्यों? 1 अप्रैल 1935 को अंडर RBI एक्ट 1934 एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। और RBI नेशनलाइज कब हुआ था? तो 1949, 1 जनवरी 1949 को RBI नेशनलाइज हो गया था, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि हाईएस्ट विकेट टेकर इन IPL क्रिकेट टिल डेट कौन है? तो वो है ड्वेन ब्रेवो। IPL ये हमारा T20 नहीं बात कर रहा है, IPL बोल रहा है। IPL इंडिया का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है क्रिकेटिंग का। इसके तर्ज पे पाकिस्तान ने भी PCL किया था, पाकिस्तान क्रिकेट लीग, फ्लॉप हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ याद रखिएगा IPL में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला कौन सा है? तो ड्वेन ब्रेवो। इसके बाद क्वेश्चन आता है इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट स्टील रोड हैज़ बीन बिल्ट। तो ये गुजरात में है, गुजरात में स्टील रोड बनाया गया है। अब स्टील रोड का मतलब क्या होता है? स्टील से नहीं, स्टील्स बनाने के द्वारा जो अलग अलग जो उसमें इम्प्योरिटीज़ मिलाते हैं ना, उसको साफ़ करने के लिए उसको स्लैग बोलते हैं। तो वो स्लैग के द्वारा जो ये रोड बनाया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। फर्स्ट स्टील रोड वो स्लैग से, मतलब स्टील मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो स्लैग प्रोड्यूस होता है वो स्लैग से बनाए हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि विच स्टेट हैज़ टॉप अंडर द बेस्ट स्टेट कैटेगरी इन 3rd नेशनल वाटर अवार्ड्स। तो देखिए सबसे पहले जो है उत्तर प्रदेश को मिला है नेशनल वाटर अवार्ड्स। याद रखिएगा नेशनल वाटर अवार्ड्स ये बेस्ट वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस के लिए स्टेट को मिलता है। तो इसमें यूपी को मिला है इस बार नेशनल वाटर अवार्ड्स, ठीक है। अब उसके बाद आ जाइए, सेकंड किसको मिला है? तो राजस्थान को मिला है। एंड थर्ड जो है वो है तमिलनाडु को मिला है, ठीक है। इसके बाद आता है इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030, ये रिलीज बाय नीति आयोग। नीति आयोग ने ये बुक को लॉन्च किया है, लेकिन साथ में कोई और भी था, वो कौन थे? तो FAO। अब ये देखिए MOUs या फिर कोई भी हमारा पैक्ट साइन होता है, MOUs हो गया या और भी कोई अगर एग्रीमेंट्स हो गया, इंडिया का कंसर्निंग बॉडी और प्लस इंटरनेशनल, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ये क्या है? कि स्पेशल एजेंसी है, UN का, हेडक्वार्टर है इसका रोम और इटली में, ठीक है, याद रखिएगा। इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030। अब एक चीज़ और कर सकते हैं, इस डॉक्यूमेंट को जाके थोड़ा सा डाउनलोड कीजिएगा, और डाउनलोड करने के बाद आप BPSC मेंस में अगर देखोगे ना,
तो उसमें हमारा एग्रीकल्चर का भी कुछ पार्ट्स है जो पढ़ना है, तो वहाँ पे अच्छा खासा इनपुट निकल जाएगा कि इंडिया का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए आगे हमारे 2030 के लिए, कैसे हम, चूँकि लैंड सीमित है ना, धरती हमारा सीमित है, जनसंख्या बढ़ रहा है, तो अब हम और ज़्यादा लैंड को एग्रीकल्चर में लाने के बजाय जितना लैंड हमारे पास है उससे हम प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं। समझ रहे हो आप, एरिया ऑफ लैंड ना बढ़ा के उसी सेम लैंड में हम प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा दें, पर हेक्टेयर क्रॉप हमारा जो हमारा आउटपुट निकलेगा वो कैसे बढ़ा दें, तो उसके बारे में काफ़ी अच्छा खासा दिया हुआ है। तो इसको आप देखिएगा, इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030, अभी नहीं, अभी तो प्री है, देख लीजिए, डाउनलोड करके रख लीजिएगा। क्वेश्चन है उसके बाद, विच स्टेट्स जिंगजियांग जरी और लिविंग रूट ब्रिज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है हमारा खासी एंड जयंतिया हिल जो है ना, वहाँ पे एक हमारा लिविंग रूट यानी कि एक ऐसा पेड़ है जिसका लिविंग रूट से वहाँ के जो लोकल ट्राइब है, खासी ट्राइब एंड जयंतिया ट्राइब्स, वो एक ब्रिज बना देते हैं इस पार से उस पार जाने के लिए, तो इसको जीआई टैग देने के लिए काफ़ी मांग उठा है। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिविंग रूट ब्रिज ये कहाँ है, गारो खासी जयंतिया मेघालय में है। ठीक है, तो मेघालय से यहाँ पे जीआई टैग देने का बात उठा है। तो ये क्या है, यूनेस्को स्पेशल एजेंसी यूएन का है, हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस एंड फ्रांस है, पेरिस मतलब पेरिस फ्रांस में है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन आता है, इंडियाज़ फर्स्ट वर्ल्ड, अभी देखिए ये जो हमारा है ना जिंगजियांग जरी या लिविंग रूट ब्रिज, इसको यूनेस्को में हम डाले नहीं है, अभी टेंटेटिव लिस्ट में लाया गया है, और टेंटेटिव और जो इसके टेंटेटिव लिस्ट में जो होते हैं ना, उन्हीं को बाद में फिर वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करते हैं। तो इससे पहले इसके लिए कि आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया जाए, आपको टेंटेटिव लिस्ट में पहले आना होगा, तो इसलिए इसको उस लिस्ट में डाला गया है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो इंडियाज़ फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ बनेगा, फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर यूनिवर्सिटी, तो ये गुरुग्राम हरियाणा में बनने वाला है। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है, गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल, ये कहाँ पे डिवीजन कर रहा है, इंडियन रेलवेज कहाँ कमीशन कर रहा है, तो वो आसनसोल वेस्ट बंगाल में। गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल याद रखिएगा, आसनसोल में हो रहा है। अब ये क्या है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी का, अगर आपने देखा होगा, पीएम गति शक्ति योजना लगाए हैं, गति शक्ति है ना, ये एक बहुत ही मैग्निफिसेंट योजना है सरकार का। 2019-20 का जो था ना नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, उसके तहत जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो हमको करना है ताकि एक्सपोर्ट प्रोडक्टिविटी बढ़े हमारा, और जॉब क्रिएशन हो, ठीक है ना, तो उसके तहत ये गति शक्ति मल्टी मॉडल के लिए पहला स्टेप लिया है रेलवेज ने आसनसोल में, कि मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल बना रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर है यूनिवर्सिटी इंडिया फर्स्ट रोड प्रोजेक्ट मेड ऑफ वेस्ट स्टील हैज़ बीन स्टार्टेड, वही है सूरत गुजरात में। ठीक है ना, कहाँ पे, तो गुजरात में है ये। फिर आता है नीति आयोग से एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, तो देखिए नीति आयोग का जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है ना, इसमें आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये नीति आयोग के द्वारा हमारा जनरेट होता है, नीति आयोग के द्वारा। गुजरात जो है वो हमारा टॉप किया है, लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा, इसके तहत जो नीति आयोग है ना, वो अलग अलग इंडेक्सेस निकालता है कोस्टल एरियाज़, कोस्टल स्टेट्स के लिए, हिमालयन स्टेट्स के लिए, लैंडलॉक्ड स्टेट्स के लिए, एंड यूटीज़ के लिए। तो हिमालयन स्टेट्स में कौन टॉप किया है, वो किया है उत्तराखंड, कोस्टल में गुजरात किया है, एंड ओवरऑल भी गुजरात किया है। लैंडलॉक्ड अगर स्टेट बात करें तो उसमें हरियाणा टॉप किया है, और यूटी में बात करें तो दिल्ली टॉप किया है। तो गुजरात जो है ना सिर्फ कोस्टल स्टेट्स में टॉप किया है, बल्कि ओवरऑल जितने भी स्टेट्स एंड यूटीज़ हैं ना, उसमें भी हमारा गुजरात टॉप किया है। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, ठीक है ना, याद रखिएगा, नीति आयोग इसको बनाता है, ये निकालता है। फिर क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इंट्रोड्यूस कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग, तो वो केरला है। कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जो आप यूज़ करो जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हमारा ग्रीन हाउस गैसेज या फिर कार्बन कंटेंट इमिटेड हो रहा है, तो वो हमारा कार्बन न्यूट्रल नहीं होता है। तो उसमें क्या है, कैसे कर रहा है ये, तो ये क्या हमारा यूरिया के यूटिलाइजेशन को बहुत मिनिमम कर दिया है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ा रहा है, मतलब अलग अलग स्टेप्स लिया है, जिसके कारण कि उनका कार्बन रिडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है, इस कारण से हम कार्बन न्यूट्रल बोल रहे हैं उनको। तो ये क्या है, केरला है, याद रखिएगा। फिर कह रहा है विच इंस्टीट्यूशन हैज इशूड द वर्ल्ड्स फर्स्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड, तो ये राइनो बॉन्ड कहते हैं, मतलब कि वाइल्ड लाइफ को लेके जैसे कि राइनो बॉन्ड किसने निकाला है, तो वो निकाला है वर्ल्ड बैंक ने, याद रखिएगा। ये 15 महीने के लिए निकाला है, 15 महीने नहीं, ये निकाला है राइनो के लिए, फॉर इंडेंजर्ड ब्लैक राइनो इन साउथ अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका में बहुत ही इंडेंजर्ड है। IUCN जो है ना, IUCN वो अलग अलग स्टेटस निकालता है एनिमल्स के बेस्ड ऑन देयर एक्सटेंशन सिनारियो, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब जैसे ये राइनो बॉन्ड है क्या, तो आपने देखा होगा कि अलग अलग बॉन्ड निकलता है, जैसे कि भारत बॉन्ड सुना होगा आपने, गोल्ड बॉन्ड सुना होगा। बेसिकली क्या है, एक फिक्स टेन्योर के लिए वो लॉक हो जाता है, आपको उतना पे रिटर्न मिलता है, आप उसको खरीदते हो तो, है ना। जैसे गोल्ड, सरकार क्या बोल रहा है, गोल्ड के इम्पोर्ट को कम करने के लिए गोल्ड बॉन्ड लाया है ना, भारत बॉन्ड। तो वो सरकार क्यों लाया है,
वो बोला है कि भैया गोल्ड ना लेके आप हमसे ये बॉन्ड ही ले लो, 10 साल के बाद जो गोल्ड का वैल्यू होगा वही हम आपको दे देंगे। ऐसा क्यों कर रहा है सरकार? तो देखिए इकोनॉमी में आप पढ़ोगे फॉरेक्स है ना, फॉरेक्स रिजर्व होता है जो आरबीआई मेंटेन करता है, और वो हमारा आरबीआई का पॉलिसी से भी गवर्न होता है और सरकार की भी पॉलिसी उससे भी गवर्न होता है कैसे उसको करेंगे। तो अगर हम गोल्ड खरीदेंगे, यानी गोल्ड हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं मैक्सिमम प्योर क्वालिटी ऑफ गोल्ड, तो हम अपना पैसा बाहर दे रहे हैं, तो हमारा जो पैसा है वो बाहर जा रहा है ना, बदले में हमारा जो मतलब क्योंकि एक्सचेंज रेट में लेते हैं आप, तो हमारा जो डॉलर है वो एक्सचेंज हो रहा है, यानी कि डॉलर का रिजर्व कम हो रहा है इंडिया में। और कोई भी कंट्री चाहता है कि मैक्सिमम डॉलर का रिजर्व बढ़ाएं, क्योंकि इंटरनेशनल मनी है, एक्सेप्टेबल है, आपातकाल आया तो डॉलर हमारे काम आ जाएगा। तो डॉलर का आउटफ्लो कम हो देश से, इसलिए सरकार ऐसा कर रहा है। ठीक है, चलिए ये राइनो बॉन्ड हो गया हमारा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है कि ऑटो फर्स्ट, हमारा ये तो एचडीएफसी से जुड़ा हुआ है, कोई बात नहीं, बैंकिंग सेक्टर से आप देख सकते हो। ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन ये एचडीएफसी बैंक के द्वारा आया है। ठीक है, फिर आ रहा है इसमें कि व्हाट इज़ द टोटल लिमिट ऑफ यूपीआई लाइट बैलेंस ऑन डिवाइस वैलेट। ये देखिए एनपीसीआई के द्वारा लाया गया है, इसमें 2000 रुपये का आपको ऑन डिवाइस वैलेट मिलेगा। यूपीआई लाइट समझते हो क्या होता है? यूपीआई लाइट किसी भी ऐप का एक लाइटर वर्जन जो बहुत ही लेस मेमोरी लेता है और फास्ट एग्जीक्यूशन करता है। ठीक है, वो हमारा लाइट वर्जन होता है। तो ये ऑन डिवाइस वैलेट कौन ला रहा है? एनपीसीआई ला रहा है 2000 का। ठीक है, इसके बाद आ रहा है कि व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू यूज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स। तो ये तेलंगाना है जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स निकाल रहा है, मतलब लाया है इसने। तो याद रखिएगा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स तेलंगाना लाया है। फिर कह रहा है विथ नॉर्थ ईस्ट कंट्री। अब ये होता क्या है, नाम से ही चल रहा है पता, क्रॉप को डाइवर्सिफाई यानी कि इंडेक्स, इसके तहत जो है ना वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को रैंक करेंगे। क्रॉप डाइवर्स जैसे एक ही साल में क्या होता है कि आप 3-4 क्रॉप लगाओ, या फिर एक ही लैंड में एक ही सीजन में एक ही ज़मीन पे 2-3 क्रॉप्स लगाओ, इसको बोलते हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। इससे क्या है कि फर्टाइल सॉइल, हमारा सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, लैंड का भी इनफर्टिलिटी थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि विच नॉर्थ ईस्ट कंट्री हैज़ जर्मनी साइन एन एनर्जी पैक्ट टू रिड्यूस इट डिपेंडेंस ऑन रसिया। तो याद रखिएगा, देखिए अभी ये बात चला था कि जयशंकर साहब का कोट आपने सुना होगा कि इंडिया जो है वो ऑयल खरीद रहा है, तो क्यों वो इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है रशिया को, रशिया यूक्रेन वार में। तो जयशंकर साहब ने कहा कि जितना इंडिया एक महीने में रशिया से ऑयल खरीदता है, उतना जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ दोपहर में खर्च कर देते हैं। समझ रहे हो? और साथ ही साथ जर्मनी, ये सब जो यूरोपियन कंट्री वो ठंडा देश है। अब ठंडा देश है, उनको हीटिंग चाहिए होता है, हीटिंग सूर्य निकलता नहीं है, तो हीटिंग होगा कहाँ से? तो वो नेचुरल गैस का इस्तेमाल करते हैं हीटिंग के लिए। और वो नेचुरल गैस मेनली कहाँ से वो परचेज करते हैं? बिगेस्ट बायर है कहाँ से? वो रसिया से बाई करते हैं। अब उनकी मजबूरी है कि अगर वो उनको तेल लेना ही, वो नेचुरल गैस लेना ही पड़ेगा। अगर ये स्टॉप कर देंगे तो वहाँ उनका सर्वाइवल पे खतरा आ जाएगा। ठीक है, तो वो उस डिपेंडेंस और रसिया पे जो है ना उसको ख़त्म करने के लिए वो कतर से उन्होंने एक पैक्ट साइन किया है। ठीक है, ट्रेड इन हाइड्रोजन एंड एलएनजी के लिए, लिक्विफाइड एंड नेचुरल गैस। ठीक है, याद रखिएगा जर्मनी ने कतर के साथ साइन किया है टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन रसिया फॉर द नेचुरल गैस। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि लॉन्गेस्ट एवर टू सेल ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर। कौन सा कार्गो शिप है जो लॉन्गेस्ट बना है? तो वो है हमारा MV राम प्रसाद बिस्मिल। ये जो है ना राम प्रसाद बिस्मिल, ये लॉन्गेस्ट एवर कार्गो शिप है टू सेल ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर। याद रखिएगा राम प्रसाद बिस्मिल। अब इसी से आपको याद रखिएगा कि हमारा नेशनल वाटरवेज है, तो नेशनल कितने वाटरवेज हमारे अभी हैं, और पहला कौन सा था और रिसेंट में कौन सा हुआ है? फेमस तो आपको पता होगा हल्दिया से कहाँ तक, ये आप मुझे बताइएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आता है कि इंडियाज़ फर्स्ट वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर ये किसने बनाया है? तो ये बनाया है पावर ग्रिड ने, खोला है मनेसार हरियाणा में खोला है इस वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आता है वेस्ट एज्योर इज द बायोग्राफी ऑफ वेस्ट फॉर्मर क्रिकेटर। तो ये गुंडप्पा विश्वनाथ है ना, उनके द्वारा लिखा गया बुक है वेस्ट एज्योर। कलात्मक बल्लेबाज इंडिया में और कौन थे? VVS लक्ष्मण। ठीक है, तो ये उनके द्वारा लिखा गया वेस्ट एज्योर गुंडप्पा विश्वनाथ के द्वारा। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट पैरा एथलीट टू रिसीव द पद्म भूषण अवार्ड। तो ये कौन है? देवेंद्र झाझरिया। इन्होंने इंडिया के बहुत शान बढ़ाया है। ये जेवलिन थ्रो से जुड़े हुए हैं। जेवलिन एक हमारा एक खेल होता है जिसमें भाला फेंक, जिसमें कि अभी नीरज चोपड़ा को क्या मिला है? गोल्ड मिला था ओलंपिक्स में, है ना। उन्होंने भारत का नाम बढ़ाया है, तो वही ये पैरा एथलीट हैं ये। ठीक है, यानी कि फुली नॉट कैपेबल ऑफ फिजिकल थिंग्स। ठीक है, तो ये देवेंद्र झाझरिया को मिला है जेवलिन थ्रो में जेवलिन थ्रो के स्पोर्ट्स पर्सन है ये। तो फर्स्ट पैरा एथलीट हैं ये जिनको पद्म भूषण मिला है, पद्म भूषण।
फिर क्वेश्चन आता है महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल, ये कहाँ पे हुआ है? तो आज़ादी का जो अमृत महोत्सव 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस था ना, तो इंडियन का जो एम्बेसी थी ना, वो मेडागास्कर में एक बनाया है, वहाँ पे एक स्टैचू बनाया है, स्टैचू टाइप ही बनाया है, जिसको कहते हैं महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल। तो याद रखिएगा मेडागास्कर में किया गया है इंडियन एम्बेसी के द्वारा, ठीक है। ये इंटरनेशनल इवेंट है इम्पैक्टिंग इंडिया। फिर आता है कि लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ आर्म्स ड्यूरिंग 2017 से 21, वो है यूएसए, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, 4 सालों में सबसे ज़्यादा इसने किया है। इसके बाद रसिया किया है, इसके बाद आता है आपका फर्स्ट और सेकंड ही मेन है। ऐसे तो अगर आप देखोगे तो इंडिया, रसिया हो गया, फ्रांस हो गया, फिर जर्मनी हो गया, उसके बाद चाइना भी कहाँ पीछे है। तो मेनली फर्स्ट याद रखिएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, सेकंड रसिया है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि विच मिनिस्ट्री हैज़ ऑर्गेनाइज्ड ऑल इंडिया प्रोग्राम कॉल्ड झरोखा? तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने किया झरोखा। बस ये इनिशिएटिव याद रखिएगा, डिटेल ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, और भी तो पढ़ना होता है चीज़ें। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि इन विच स्टेट ऑफ इंडिया विल द कंट्रीज फर्स्ट इंटरनेशनल फर्नीचर पार्क? तो इंटरनेशनल फर्नीचर पार्क कहाँ बनेगा? तो ये हमारा बनेगा आपका तमिलनाडु में, याद रखिएगा। इसमें क्या है, बेसिकली ये फर्स्ट इंटरनेशनल फर्नीचर पार्क क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है ना, वो जो भी फर्नीचर पे जो कॉस्टिंग आती है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसको कम करने के लिए वहाँ पे 70 to 80% रॉ मटेरियल जो डिमांड है ना, वहीं पे फुलफिल कर देंगे, ताकि वहाँ से जो आउटपुट निकले वो सस्ता निकले और वहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो काफ़ी ज़्यादा हो, ठीक है। तो याद रखिएगा कंट्रीज फर्स्ट इंटरनेशनल फर्नीचर पार्क कहाँ बिल्ड हो रहा है? वो तमिलनाडु में हो रहा है। फिर क्वेश्चन आता है इन विच सिटी द कंट्रीज फर्स्ट ड्रोन स्कूल डेडिकेटेड फुल्ली टू द बिन इनॉग्रेटेड? देखिए ग्वालियर में ये बनेगा, मध्य प्रदेश ग्वालियर में। ये क्या है, कंट्री का, पूरे देश का पहला ऐसा स्कूल है जहाँ पे फुल्ली ड्रोन से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी से जुड़ा उसी को डेडिकेटेड एक स्कूल बनाया गया है, ताकि ड्रोन को कैसे काम करता है फिर बच्चों में इंटरेस्ट पैदा किया जाए, फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स को जनरेट किया जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। कंट्रीज फर्स्ट ड्रोन स्कूल कहाँ पे? ग्वालियर में, डेडिकेटेड टू ड्रोन टेक्नोलॉजी। फिर आता है वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ लॉर्ड गौतम बुद्धा बीइंग कंसिडर्ड स्लीपिंग पोस्चर। दुनिया का सबसे बड़ा स्लीपिंग पोस्चर में बुद्ध भगवान का जो हमारा स्टैचू है वो कहाँ बन रहा है? तो वो बिहार में बन गया है। 2019 में शुरू हुआ, 2022 में बन गया है वो, ठीक है। 100 फीट लंबा है और 30 फीट हाई है। स्लीपिंग है ना, इसलिए 100 फीट लंबा है, और सो रहे हैं तो हाइट कम होगा, इसलिए 30 फीट हाई है। तो बिहार में, याद रखिएगा कहाँ पे? बोध गया में, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है इन विच कंट्री विल द 31st साउथ ईस्ट एशियन गेम्स बी हेल्ड इन द ईयर 2022? देखिए 2022 साउथ ईस्ट एशियन गेम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गेम कहाँ होगा? तो ये हम 2022 वियतनाम में होगा। 2023 कहाँ? कंबोडिया में होगा। तो ये वेन्यू से पूछ लेते हैं, जैसे ओलंपिक्स अगले साल कहाँ होगा, फीफा कहाँ होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा देख लेना होगा, यहाँ पे देख लीजिएगा। 2023 में क्या है? कंबोडिया में फिनम फेम कंबोडिया में होगा, लेकिन इस साल कहाँ होगा? इस साल वियतनाम में होगा। साउथ ईस्ट एशियन गेम्स बोल रहा है, ठीक है। फिर आता है विच इंस्टीट्यूट हैज सेटअप ए न्यू इंटरमीडिएटली एक्वा मैप, जो है वो किसने किया है? तो देखिए पिछले वीडियो में बताया था कि जो आईआईटीज़ के द्वारा अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं ना, या कुछ इन्वेंशंस वगैरह इनोवेशंस वगैरह होते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट होते हैं बहुत हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आईआईटी मद्रास ने एक्वा मैप याद किया टू सॉल्व वाटर प्रॉब्लम्स इन इंडिया। एक्वा मैप किसने किया है? आईआईटी मद्रास। और ऐसे भी अगर जो अभी एरिया था ना, इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल इंपॉर्टेंस, जो एक रैंकिंग निकलती है यूनिवर्सिटीज़ की, उसमें भी आईआईटी मद्रास ने टॉप किया है, ठीक है। तो याद रखिएगा एक्वा मैप किसने इन्वेंट किया है, या नया एक लाया है हमारा ये इनिशिएटिव, वो लाया है आईआईटी मद्रास ने। फिर क्वेश्चन आता है कि हु हैज़ रिटन द चिल्ड्रंस बुक द लिटिल बुक ऑफ जॉय? तो वो लिखा है देशमन टुटू प्लस तेंजिन ग्यात्सो, ये 14th दलाई लामा, उन्होंने लिखा है, ठीक है। ए एंड बी दोनों है हमारा हो जाएगा, नहीं देशमन टुटू प्लस तेंजिन ग्यात्सो, द लिटिल बुक ऑफ जॉय। इसके बाद विच कंट्री है अनाउंस टू ऑनर द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन व्लादिमीर जेलेंस्की विद इट्स टॉप स्टेट ऑनर? तो वो है सेज रिपब्लिक। सेज रिपब्लिक ने अनाउंस किया है कि यूक्रेन के जो है ना हमारा प्रेसिडेंट जेलेंस्की, जो पहले एक्टर थे, कॉमेडियन एक्टर, उनको वो हाईएस्ट अवार्ड से नवाजित करेंगे, वो है सेज रिपब्लिक। फिर आता है विच रेलवे जोन हैज़ लॉन्च द इंडियाज़ फर्स्ट गति शक्ति मल्टीमोडल का, ये अभी बताया था आपको, आसनसोल वेस्ट बंगाल ईस्टर्न रेलवे जोन, ठीक है ना, इसने किया है। गति शक्ति जो पीएम गति शक्ति योजना उसके तहत है, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है हु हैज़ रिसेंटली वॉन इट्स फर्स्ट सुपर लीग? हु हैज़ रिसेंटली वॉन इट्स फर्स्ट इंडियन सुपर लीग टाइटल? तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंडियन सुपर लीग टाइटल कौन जीता है? तो ये जीता है हैदराबाद एफसी ने। ये क्या है? मेंस फुटबॉल लीग होता है, किसके द्वारा? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा 2013 में स्टार्ट किया गया था। तो फर्स्ट इंडियन सुपर लीग टाइटल कौन जीता है? हैदराबाद, याद रखिएगा।
ये पहला टाइटल नहीं है, 2013 में पहला हुआ था, लेकिन इस टाइटल को पहली बार किसने जीता है? वो हैदराबाद ने जीता, हैदराबाद एफसी ने, इंडिया सुपर लीग, ये मेंस फुटबॉल लीग होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है इसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट नेवा प्रोग्राम। अब नेवा प्रोग्राम क्या है? ये हमारा नागालैंड, याद रखिएगा। अभी क्या है ना कि ई विधान पोर्टल के तहत, डिजिटल इंडिया मिशन के तहत नेवा इनिशिएटिव लिया गया। नेवा में क्या है? नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, यानी कि जो भी स्टेट असेंबली है ना, 31 हम जो मतलब 31 जहाँ पे लेजिस्लेचर है, ऐसे ये हमारे स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरीज जहाँ पे कि हमारा लेजिस्लेचर है, एटलीस्ट कुछ हमारा लेजिस्लेटिव बॉडी वहाँ पे है, तो वहाँ पे पूरे सिस्टम को हमारा मतलब इलेक्ट्रॉनिक वे में, डिजिटल वे में ले जाना है, यानी कि वहाँ पेपरलेस असेंबली कर देना है, ठीक है ना, डिजिटल इंडिया मिशन के तहत। तो इसको इनिशिएट करने के लिए फुल्ली, यानी कि पेपरलेस असेंबली हो चुका है, वो है हमारा नागालैंड। वहाँ का जो काम काज है, वहाँ का जो डेली फंक्शनिंग्स वगैरह जो भी कुछ हैं, पेपर का जहाँ इस्तेमाल होता था वो वहाँ अब इलेक्ट्रॉनिक वे, डिजिटल वे इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। इसका टारगेट क्या है नेवा का? ये है कि ब्रिंग ऑल लेजिस्लेचर ऑफ कंट्री ऑन वन प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। कहीं भी डेटा जाना तो आपको फिजिकली कहीं जाना नहीं है, बस एक क्लिक पे आपके टैबलेट में डेटा आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि रिसेंटली द फेमस प्रेसिडेंट रमेश चंद्र लाहौती जो हैं वो पास अवे हो गए 81 के एज में। वो क्या थे? तो ये हमारे क्या थे? फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, 35 CJI थे, ये जुडिशरी से जुड़े हुए इंसान हैं ये, ठीक है ना, पर्सनैलिटी है ये। पूछ लेता है कभी कभी, आपको बस देख लेगा CJI इतने इंपॉर्टेंट पोजीशन वाले इंसान थे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि डेनिस पार्लन सुलिवान रिसीव द एबल प्राइज़, किसके लिए? तो एबल प्राइज़ जो है ना मैथमेटिक्स के लिए मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। 2002 में एस्टेब्लिश हुआ था ये। तो डेनिस पार्लन सुलिवान मैथमेटिक्स के लिए एबल प्राइज़ मिला इनको। फिर आता है SAFF अंडर 18 वुमेंस चैंपियनशिप 2022 कहाँ हुआ था? तो देखिए SAFF क्या है? ये आपको साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, यानी कि फुटबॉल से जुड़ा हुआ गेम है, और भी अंडर 18 वुमेंस के लिए। तो ये 2 साल में एक बार होता है टूर्नामेंट, और इस बार का टाइटल जो इंडिया को मिला है, खासकर झारखंड में, ठीक है ना। तो इंडिया जीता है, रनर कौन रहा है? बांग्लादेश रहा है, ठीक है। टोटल इसमें 7 मेंबर होते हैं, जो भी हमारा साउथ ईस्ट एशियन होते हैं ना, वो 7 होते हैं। इंडिया के जो नेबरिंग कंट्री प्लस मालदीव हो गया एंड श्रीलंका, ठीक है ना, 7 कंट्री जो हैं वो इसमें जुड़े हुए होते हैं, याद रखिएगा। ये 2018 में हमारा फाउंड हुआ था, तो इस बार का ये 3rd एडिशन था, ठीक है, बीच में कोविड में रुक गया था, तो 3rd एडिशन था ये। इस बार इंडिया वॉन किया है, रनर अप टीम कौन रहा है? बांग्लादेश रहा है, और झारखंड का जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल रहा है, ठीक है। तो बाई एनुअल टूर्नामेंट, याद रखिएगा। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे कब मनाते हैं? तो 23 मार्च को मनाते हैं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाते हैं, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन हमारा कि सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला कहाँ हुआ था? फरीदाबाद, हरियाणा में हुआ है। इतना इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, छोड़ सकते हैं इसको, ठीक है, ये हरियाणा स्पेसिफिक है। फिर हमारा क्वेश्चन आता है कि इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट पेपरलेस स्टेट असेंबली? अभी हमने देखा था नागालैंड में हुआ है, नेवा प्रोग्राम के तहत, है ना, ई विधान प्रोजेक्ट के तहत, जो कि अंडर डिजिटल इंडिया मिशन आता है। फिर आता है रिसेंटली विच कंट्री हैव स्टार्टेड क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप? तो इंडिया जापान के साथ पैक्ट साइन किया, अभी बताया था ना। इंडिया अगर किसी कंट्री के साथ पैक्ट करता है साइन, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंडिया किसके साथ क्लीन एनर्जी के लिए साइन किया है पैक्ट? वो है जापान के साथ। किसके लिए? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हो गए ना, अदर सेक्टर्स के लिए, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। फिर आता है ऑस्ट्रेलियन प्लेयर असलेग बार्टी हैज अनाउंस टू रिटायर फ्रॉम विच स्पोर्ट? ये टेनिस से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं। फिर क्वेश्चन आता है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट ऑफ IQ एयर, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट ऑफ IQ एयर, ये है किसके द्वारा निकलता है? ये IQ एयर के द्वारा निकलता है, ठीक है। ये बेसिकली रैंकिंग करता है दुनिया भर के सिटीज एंड कंट्रीज़ को बेस्ड ऑन देयर क्वालिटी PM 2.5 लेवल, पर्टिकुलेट मैटर जो होता है ना 2.5, उसके बेसिस पे रैंक करता है। तो इसमें जो सबसे दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड जो कैपिटल है वो है दिल्ली है। फर्स्ट मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल ऑफ वर्ल्ड वो है दिल्ली। सेकंड नंबर पे आता है ढाका बांग्लादेश का, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि स्टेट OBC कमीशन जो है ना उसको कंटिन्यू विच स्टेट गवर्नमेंट विल कंस्टिट्यूट द स्टेट OBC कमीशन? तो ये है हमारा असम जो है उसको कंस्टिट्यूट करेगा। NCBC प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? भगवान लाल साहनी, OBC के लिए। देखिए NCBC क्या है? NCBC हमारा होता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। अब बैकवर्ड क्लासेस क्या होता है? बैकवर्ड क्लासेस बेसिकली एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं था पहले। ये इसका हिस्ट्री अगर आप देखोगे तो हमारा OBC के अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत सारा जो स्टेप लिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसी के तहत ये आया था। तो 1950 में और 1970 में के दशक में 2 फेमस पर्सनैलिटी इन्होंने एक्शन लिया था,
जैसे कि 1950 में काका केलकर नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। बैकवर्ड क्लास को उठाने के लिए, ऊपर करने के लिए इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट था, काका केलकर। उसके बाद आते हैं 1970 में मंडल कमीशन, आपने सुना होगा, मंडल का मंडल। 1970s में ओबीसी को रिजर्वेशन के लिए काफ़ी बवाल मचा था, उन्होंने इसको लीड किया था, ठीक है। उसके बाद इंदिरा साहनी केस आता है। इंदिरा साहनी केस 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि भाई ओबीसी के अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ ना कुछ लीगल फ्रेमवर्क बनाओ। तब जाके 1993 में नेशनल कमीशन एक्ट आता है। याद रखिएगा उस समय तक ये स्टैट्यूटरी बॉडी था, ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी होता है जो एक्ट के थ्रू आता है। उसके बाद 2018 में जो मोदी गवर्नमेंट है उन्होंने नेशनल कमीशन एक्ट लाया था। 123rd बिल है ना, 123rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। उस बिल जो हमारा 2017 में आया था, जैसे देखो यहाँ पे 2017 में आया था, ठीक है। और इसके बाद जब ये बिल पास हो गया तो ये एक्ट बन गया। तो 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018, इसके तहत जो एनसीबीसी है ना उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये चीज़ें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहती हैं। प्रेजेंट एनसीबीसी यानी कि नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, इसके चेयरमैन कौन है? भगवान लाल साहनी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि 26 एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, ये नहीं पूछेगा, ये स्टेट स्पेसिफिक है, इधर आ जाइए, मतलब उसके खास उसी स्टेट का जुड़ा हुआ है ये। फिर आता है द फाउंडेशन डे ऑफ विच स्टेट इज सेलिब्रेटेड ऑन एवरी ईयर 22 मार्च। 22 मार्च को बिहार का मनाते हैं फाउंडेशन डे। क्यों मनाते हैं 22 मार्च को ऑफिशियली? ऐसे तो 1912 अप्रैल है ना, अप्रैल के समय में ही ये हो गया था, लेकिन ऑफिशियली जब ऑन पेपर जब आता है वो 22 मार्च को आता है 1912 को, जब बिहार फॉर्मली सेपरेट होता है किससे? बंगाल प्रेसिडेंसी से। और 1936 में फिर जो बचा वो बिहार हमारे पास है ना अभी वाला, उसमें से उड़ीसा हट जाता है। तो एक्चुअल लेकिन हम कहते हैं 1912 में ही हमारा बिहार 22 मार्च को बना था, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज टॉप द पर कैपिटा इनकम? तो वह सिक्किम। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सबसे हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम किसका है? सिक्किम का है, ठीक है। इसके बाद आता है कि हाउ मेनी न्यू एयरपोर्ट्स 2025 तक कितने नए एयरपोर्ट्स बनाने का प्लान है सरकार का? वो है 220। फिर क्वेश्चन आता है कि मिस वर्ल्ड 2000 की टाइटल किसको मिला है? तो वो मिला है कैरोलिना बिलास्कोवा का। कैरोलिना बिलास्कोवा जो पोलैंड से बिलोंग करती है उनको मिला है मिस वर्ल्ड 2021 का टाइटल। फिर आता है बेस्ट फिल्म अवार्ड, बाफ्टा अवार्ड किसको मिला है? तो ये द पावर ऑफ द डॉग को मिला है। बाफ्टा अवार्ड क्या है? बेसिकली ब्रिटिश फिल्म अकेडमी अवार्ड है, ठीक है ना, जो ब्रिटेन से जुड़ा हुआ है। तो पूछ लेता है ये कभी कभी, ये जैसे आपने देखा नहीं था लंदन मैराथन से पूछ लिया था। जैसे तो हम ओलंपिक्स जानते हैं, कॉमनवेल्थ को जानते हैं, लंदन कौन है? वो तो उस कंट्री स्पेसिफिक है, इसलिए थोड़ा बहुत नजर डाल लीजिएगा। द पावर ऑफ द डॉग को मिला है। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट हैं ये। फिर आता है कि इसमें क्वेश्चन है कि BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसको मिला है? तो मीराबाई चानू, अभी हम देखा था, वेट लिफ्टर है, ये मणिपुर से हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है कि फीफा वर्ल्ड कप जो है 2022 उसको हमारा प्राइम स्पॉन्सर कौन है? फर्स्ट इंडियन कंपनी टू स्पॉन्सर, वो है फीफा का, वो है बायजूस, ठीक है ना। बायजूस याद रखिएगा। अब बायजूस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, मतलब अगर फीफा देखो तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फीफा क्या है? फुटबॉल से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कप जैसा गेम है। जैसे क्रिकेट का है ना वर्ल्ड कप, वैसे फीफा हमारा फुटबॉल के लिए है। हर 4 साल पे बनता है ये। सबसे पहला 1930 में बना था, सबसे पहला 1930 में बना था। उसके बाद से हर 4 साल पे बनते आ रहा है। तो 2022 का जो मना है ना वो कहाँ मना है? कतर में मना है। 2022 का जो मनेगा वो 2022 से कहाँ होगा? कतर में होगा। इसके पहले 2018 में कहाँ हुआ था? 2018 में, तो 2018 में कहाँ हुआ था? वो हुआ था आपका रशिया में हुआ था, होस्ट किया था, ठीक है ना। इसमें जो है ना फ्रांस ने जीता था, किसको हराया? क्रोएशिया को। क्रोएशिया फर्स्ट टाइम फाइनल तक पहुंच गया था, इसलिए बहुत न्यूज़ में रहा था। 2018 का बहुत भयानक न्यूज़ में रहा था ये। रशिया होस्ट कंट्री था लेकिन जीता कौन था? फ्रांस जो है उसको जीत गया था। रनर कौन था? क्रोएशिया, ठीक है, क्रोएशिया था रनर। इस बार जो होगा वो कतर में होगा, ठीक है ना। 1930 में जो था वो पहला हुआ था, कहाँ हुआ था? वो हुआ था उरुग्वे में, ठीक है ना, उरुग्वे में हुआ था और विनर भी उरुग्वे ही था, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है कि व्हाइट हाउस का जो है ना कोविड-19 रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेटर किसको बनाया गया है? तो वो आशीष झा को। वो इंडियन ओरिजिन के इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंटरनेशनल इवेंट अफेक्टिंग इंडिया, ठीक है ना, आशीष झा को बनाया गया है। फिर आता है हु हैज टॉप द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स? तो ये सिंपल सी बात है, गुजरात को। कोस्टल स्टेट्स में किसको? गुजरात को। हिमालयन स्टेट्स में उत्तराखंड को। उसके बाद अगर हम बात करें लैंडलॉक में हरियाणा को। उसके बाद अगर बात करें हम यूटीज़ में तो दिल्ली को, ठीक है। ये चीज़ें आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। इसके बाद क्वेश्चन आता है हमारा कि रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स ये एक इनिशिएटिव है यूएन का,
ठीक है ना। SDSN उसका एक ब्रांच है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ये निकालता है। तो ये इसके मुताबिक जो है ना, इंडिया का रैंक 136 है आउट ऑफ 146। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया का रैंक 136वां है, ठीक है। और टोटल 146 कंट्री का इसमें रैंकिंग हुआ था, और ये पहला कब आया था, 2012 में आया था, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है कि इंडियाज़ फर्स्ट होली वुमेन ऑन्ड FLO इंडस्ट्रियल पार्क वो कहाँ बना है। तो FLO ये क्या है, FLO मतलब FICCI लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं FLO को, ठीक है ना। बेसिकली क्या है ना कि FICCI क्या है, ये एक हमारा फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है ना। ये एक हमारा कॉमर्स एक्टिविटी, जो भी इंडिया में कॉमर्स एक्टिविटीज होता है उसको वो गवर्न करती है काउंसिल। इसमें क्या है कि फुली लेडीज़ ऑन एक हमारा स्टार्टअप सिस्टम, एक हमारा सेटअप बनाया गया है, जहाँ पे सारे के सारे जो भी कंपनीज वहाँ पे उस पार्क में हैं, इंडस्ट्रियल पार्क में, वो फीमेल ऑन्ड है, यानी कि कोई भी मेल स्टेक होल्डर्स नहीं है। स्टेक होल्डर्स का मतलब कहते हैं जो भी उस कंपनी में पैसा लगाया हो, स्टेक होल्डर्स, ठीक है ना। अगर आप स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए चीज़ों को जानते होंगे तो समझते होंगे। तो ये क्या है, हैदराबाद में बनेगा। फर्स्ट होली वुमेन ऑन FLO इंडस्ट्रियल पार्क, ये हैदराबाद में, कैपिटल ऑफ तेलंगाना, यहाँ बन रहा है, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा याद रखिएगा। और ये कब बन रहा है, इंटरनेशनल वुमेंस डे के तारीख पे ये मना है, इंटरनेशनल वुमेंस डे के तारीख पे मना है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये चीज़ याद रखिएगा। इंडिया ये फर्स्ट होली ऑन वुमेन FLO इंडस्ट्रियल पार्क, हैदराबाद तेलंगाना। फिर आता है क्वेश्चन कि फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी, तो ये है कैटलीन नोवाक, याद रखिएगा। इसके पहले भी विक्टर साहब थे ना, जो 4 बार प्राइम मिनिस्टर बने या फिर से बने थे, तो हंगरी याद रखिएगा, हंगरी बहुत न्यूज़ में था, इसलिए यहाँ भी उसका प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। और ये क्या है, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन है, कैटलीन नोवाक। फिर आता है कि सुषमा स्वराज पुरस्कार किसको दिया गया है, कौन सा स्टेट ने शुरू किया है, तो वो शुरू किया है हरियाणा ने। क्यों किया गया है, फॉर अचीवमेंट्स ऑफ डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, जो भी वीमेन होंगे ना, अलग अलग स्फीयर्स ऑफ लाइफ में वो सक्सेसफुल रही होंगी, उनको वो अवार्ड दिया जाएगा, हरियाणा, ठीक है ना, जो हरियाणा शुरू किया है। इसके बाद क्वेश्चन आता है हमारा कि विच स्टेट गवर्नमेंट है रिसेंटली लॉन्च द न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 से 27 तक, वो गुजरात ने लाया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पहला स्टेट है, ये पहली बार गुजरात ने लाया है, लेकिन इसके पहले मिजोरम जो है ना, जो पहला स्टेट रहा है जो कि स्पोर्ट्स को एक इंडस्ट्री का स्टेटस दे चुका है, याद रखिएगा, ठीक है ना, मिजोरम। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि लॉर्ड बुद्धा का भी देखा था हमने स्लीपिंग पोस्चर में, कहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो गया है, तो वो बिहार में कंस्ट्रक्ट हो गया है। ये कितना है, 100 फीट लंबा था और 130, अभी देखा था ना हमने, 30 फीट 100 फीट लंबा और 30 फीट हाइट था उसका, ठीक है। यहाँ देखिए 100 फीट है ना, यहाँ पे 100 फीट लंबा है और 30 फीट हाई है, ठीक है। ये चीज़ें याद रखिएगा। बोधगया में कहाँ बना है, तो बोधगया में बना है। बोधगया कहाँ है, बिहार में। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि रिसेंटली कंट्रीज गवर्नमेंट हैज़ गिवन ए स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड टू फॉर्मर क्रिकेटर सुरेश रैना। तो देखिए मालदीव्स ने सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड दिया है, तो ये इंटरनेशनल इवेंट कंसर्निंग इंडिया, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर एक गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है, देखिए जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड में बैंक है ना, तो उस सब बैंक के जो गवर्नर है, जैसे इंडिया का भी बैंक RBI गवर्नर है, वैसे हर कंट्री गवर्नर है, तो उन गवर्नर्स में से जो सबसे बेस्ट गवर्निंग पॉलिसी के तहत अपने गवर्नमेंट को, अपने बैंकिंग सिस्टम को मतलब गवर्न किया है ना, उसको अवार्ड मिलता है। तो ये क्या है, 9th एडिशन का अवार्ड था इस बार। ये मिला है मैरियो मार्सेल को, गवर्नर ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ चिले। चिले का है साउथ अमेरिका में, तो इनको मिला है मैरियो मार्सेल को, याद रखिएगा। फिर आता है क्वेश्चन कि लामिताई 2022 जो है ना, वो एक हमारा मिलिट्री एक्सरसाइज है, वो इंडिया किसके साथ किया है, तो वो किया है किसके साथ, सिसेल्स एक देश है हमारा, उसके साथ किया है। ये क्या है, 115 छोटे छोटे आइसलैंड जो है ना, आइसलैंड उसको मिलकर इस सिलसिले से कंट्री बना है, मतलब एक आइसलैंड कंट्री है बेसिकली इंडियन ओशन रीजन में। ये स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि चाइना हमारा है ना पर्ल ऑफ ओशन, उसके तहत मोतियों की हार उसके तहत घेर रहा है, तो इंडिया पे स्ट्रेटेजिकली अलग अलग मेडागास्कर हो गया, फिर आपको मालदीव्स हो गया, सिसिलिस हो गया, उसके तहत करते रहता है इंडिया भी। तो वैसे ही है लामिताई 2022, ये जो है वो इंडिया सिसिलिस के द्वारा हुआ है मिलिट्री एक्सरसाइज। फिर आता है रिसेंटली हु बिकम द फास्टेस्ट इंडियन बैट्समैन टू स्कोर द फास्टेस्ट 50 इन टेस्ट क्रिकेट, वो है ऋषभ पंत, याद रखिएगा। फास्टेस्ट 50 इन टेस्ट क्रिकेट 28 बॉल में, वो ऋषभ पंत इंडियन बैट्समैन, याद रखिएगा। वर्ल्ड का नहीं बोल रहा है, इंडियन बैट्समैन कह रहा है, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। फिर क्वेश्चन आ रहा है कि यून सुक योल न्यू प्रेसिडेंट किसके बने हैं, तो साउथ कोरिया के। याद कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
क्योंकि उतना न्यूज़ में रहता नहीं है साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया बना ही रहता है। इधर आ जाइए। फिर कहता है कि सैमसंग जो है ना वो अपना हैज़ ओपन द इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन ऑपरेटेड मोबाइल स्टोर इन सिटी। तो ये अहमदाबाद में कर रहा है सैमसंग स्मार्ट कैफ़े के नाम से, ठीक है ना। सारा के सारा वहाँ पे वुमेन ऑपरेटेड नहीं रहेंगी। फिर हमारा क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट यूज्ड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स तेलंगाना। अभी हमने देखा था कि विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू यूज़ द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स, तो वह है तेलंगाना। याद रखिए, तमिलनाडु से कंफ्यूज मत होइएगा। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन अलग चीज़ है, जो अभी हम देखा था कहाँ पे, तेलंगाना, ठीक है ना। यहाँ देखो तेलंगाना है ये, ठीक है, तेलंगाना जीता है, मतलब उन्होंने ये इंडेक्स को लाया है। फिर क्वेश्चन आता है कि कौशल्या मातृत्व योजना ये किस स्टेट ने लॉन्च किया है, तो छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया है कौशल्या मातृत्व योजना। इसके तहत क्या है, अभी तक क्या ना कि गर्ल चाइल्ड बॉर्न होती है तो हर स्टेट कोई ना कोई स्कीम लाए, इसके तहत पैसे मिलते हैं उस मदर को, ताकि वो फीमेल इंकरेजमेंट हो, फीमेल एम्पावरमेंट हो, फीमेल बच्चा पैदा हो तो कोई उसको डिस्करेज ना करे या फिर उसको कर्ज ना माने, पाप ना माने, है ना। लेकिन ये एक कदम आगे बढ़ गए हैं। अब ये क्या बोल रहे हैं कि जो सेकंड गर्ल चाइल्ड पैदा होंगी ना, उनको भी अब 5,000 रुपये उनकी माँ को दिया जाएगा असिस्टेंस के तौर पे। एक ही बार नहीं, पार्ट बाई पार्ट मिलेगा, लेकिन टोटल 5,000 मिलेगा, ठीक है। तो ये कौशल्या मातृत्व योजना किसके लिए है कि सेकंड चाइल्ड जब बॉर्न होगा उनके लिए, गर्ल चाइल्ड बॉर्न होगा उनके लिए, और ये इनिशिएटिव छत्तीसगढ़ की है। अच्छी है, सराहनीय कदम है। फिर क्वेश्चन आता है शेन वॉर्न की डेथ हो गई थी, वो किस खेल से हैं, वो क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, ठीक है, सबको पता है, फेमस हमारे स्पिनर थे ये वर्ल्ड के। इसके बाद क्वेश्चन आता है ग्लोबल फोम प्राइस इंडेक्स क्वार्टर फोर किससे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। इधर आ जाइए। एक्स-डस्ट-लिक ये जो है स्टार्ट किया गया है आर्मीज ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री, तो ये उज्बेकिस्तान और इंडिया दोनों की आर्मी के बीच में होता है एक्सरसाइज एक्स-डस्ट-लिक, ठीक है ना। उज्बेकिस्तान, इसे कैपिटल कहाँ पे है, ताशकंद। ताशकंद एग्रीमेंट क्या होता है बताइएगा थोड़ा, न्यूज़ में ये हमारा स्टैटिक जीएस का पार्ट है, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन रिसेंटली विच स्टेट्स तारसिंगपितई नागास्वर्ना हैज़ गॉट जीआई टैग, तो वो है तमिलनाडु, ठीक है। जीआई टैग पूछ सकता है, ऐसा तो बिहार पर्सपेक्टिव जो इंपॉर्टेंट होगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आई होप कि 370 क्वेश्चन तक आपको थोड़ा क्लियर होगा बहुत सारी चीज़ों के साथ, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट रिवाइज करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, कुछ डाउट होगा तो पूछेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।